गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। BSc सेकेंड ईयर ज्योग्राफी की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं जनसंख्या सिद्धांत की। आपने बात की होगी जनसंख्या सिद्धांत की। हमने बात की थी कि जनसंख्या सिद्धांत की बात करेंगे। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत, यूरोप के विभिन्न देशों पर इसका क्या हुआ था, सर्वेक्षण हुआ था, जिसके आधार पर एक सिद्धांत आया था। और आधुनिक जितने भी सिद्धांत हैं उनमें सबसे अधिक मान्यता जिस सिद्धांत को मिली है उसका नाम है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। देखिए क्या होते हैं, जनसंख्या में भी विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। जिस प्रकार नगरों के विकास में, नदियों के विकास में अवस्थाएं होती हैं, उसी प्रकार से जनसंख्या में भी क्या पाई जाती हैं, अवस्थाएं पाई जाती हैं। तो हमने मुख्य रूप से इसमें 4 अवस्थाओं की हम बात करेंगे। इस पर भी विद्वान एक मत नहीं है, क्योंकि किसी ने 3 अवस्थाएं मानी हैं और किसी ने इस सिद्धांत की 5 अवस्थाएं मानी हैं। बात करते हैं कि जनसंख्या वृद्धि में विभिन्न अवस्थाएं पाई जाती हैं, कि इन अवस्थाओं में जनसंख्या वृद्धि के प्रकार कह सकते हैं या हम उसको जनांकीय संक्रमण कह सकते हैं। जनांकीय संक्रमण हम उसको कह सकते हैं कि जनसंख्या में भी अवस्थाएं पाई जाती हैं, अवस्थाएं या प्रकार। तो उन अवस्थाओं को हम क्या कहेंगे, जनांकीय संक्रमण। और जनांकीय संक्रमण या जनांकीय संक्रमण जो शब्द है उसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, नोटेस्टीन ने किया था। उस शब्द का सबसे पहले प्रयोग नोटेस्टीन ने किया था। जनांकीय संक्रमण जो शब्द है उसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, नोटेस्टीन ने किया था। तो कई बार छोटे क्वेश्चन में भी आ जाता है कि जनांकीय संक्रमण शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो किसने किया था, नोटेस्टीन ने। तो इसके बारे में हम बात करते हैं कि जो जनसंख्या की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं उन अवस्थाओं या प्रकारों को हम क्या कहेंगे, जनांकीय संक्रमण कहेंगे। तो यह जो सिद्धांत है यूरोप के अनेक देशों के विभिन्न देशों से आंकड़े लिए गए, उन आंकड़ों पर यह सिद्धांत आधारित है। यूरोप के विभिन्न देशों के आंकड़ों पर आधारित है। यूरोप के देशों पर यह सर्वे किया गया था और उन आंकड़ों पर यह सिद्धांत आधारित है। विद्वानों का ऐसा मानना है कि जो भी समाज होता है उसको आर्थिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं के साथ साथ जनसंख्या की भी विभिन्न अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। जिस प्रकार कोई भी नगर होता है, कोई भी क्षेत्र होता है या कोई भी देश होता है, उसको आर्थिक विकास की जितनी भी अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है, उसी प्रकार से जनसंख्या की भी अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। पहले कम जनसंख्या होती है, अधिक जनसंख्या होती है, उसी प्रकार से जनसंख्या में भी क्या पाई जाती हैं, अवस्थाएं पाई जाती हैं। कह सकते हैं कि इसी को हम क्या कहेंगे, जनसंख्या संक्रमण इसको कहा जाता है। ये जो जनसंख्या संक्रमण होता है जन्म दर और मृत्यु दर का फलन होता है। जन्म दर और मृत्यु दर का परिणाम होता है या जन्म दर और मृत्यु दर का फलन होता है। और यह भी क्या होती हैं, विभिन्न अवस्थाओं में बदलती रहती हैं। जन्म दर और मृत्यु दर अलग अलग जितनी भी अवस्थाएं होती हैं उनमें यह बदलती रहती हैं। जैसे हमने प्रथम अवस्था की बात करी, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों अधिक हैं, सही है, तो जो कुल जनसंख्या उसमें भी अधिक वृद्धि नहीं होती। दूसरी अवस्था है उसमें, इसमें जो जन्म दर और मृत्यु दर था उसमें क्या आ गया, अंतर आ गया। तो जो जन्म दर और मृत्यु दर है, जो उनकी अवस्थाएं होती हैं उनमें भी क्या आता रहता है, अवस्थाओं के अनुसार परिवर्तन आता रहता है। ऐसा नहीं है कि जन्म दर है तो कंटिन्यू बढ़ती जा रही है या मृत्यु दर है तो कमी होती जा रही है। तो यही कहा गया है कि जो जन्म दर और मृत्यु दर है उसमें क्या अवस्था के अनुसार परिवर्तन आता रहता है। विश्व के जितने भी देश पाए जाते हैं इन्हीं अवस्थाओं से गुजर चुके हैं। ऐसा मानना है कि कोई भी देश ऐसा नहीं है जो इन अवस्थाओं से नहीं गुजरेगा। देखिए आपने सुना होगा, मैंने पिछली भी कक्षाओं में आपको पढ़ाया कि जब मानव था, मानव की उत्पत्ति हुई, क्या हुआ, पर प्रारंभ में जंगलों में रहा, फिर खेती करना प्रारंभ किया, पारंपरिक समाज में रहना प्रारंभ किया। उसके बाद आधुनिकता की तरफ धीरे धीरे बढ़ता गया, जैसे जैसे अपना विकास करता गया शिक्षा के माध्यम से, तो धीरे धीरे क्या होगा, आधुनिक समाज में परिवर्तित होता गया। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी समाज लगा लीजिए, अगर उसने आर्थिक विकास किया है तो उन सभी अवस्थाओं से उसको गुजरना पड़ेगा। तो पहले जो थे परंपरागत खेती की जाती थी, वर्तमान समय में आधुनिक खेती की जाती है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, आर्थिक विकास की जो प्रक्रिया थी उसमें भी परिवर्तन आया और उसी प्रकार से जनसंख्या जो पाई जाती है उसमें भी क्या पाया जाता है, परिवर्तन पाया जाता है। हम कह सकते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक समाज उच्च जन्म दर और मृत्यु दर
की अवस्था से निम्न जन्म दर और मृत्यु दर वाले समाज में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। देखिए हमने प्रथम अवस्था में बात की, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्या हैं, अधिक हैं, लेकिन अंतिम अवस्था की बात की, जन्म दर और मृत्यु दर क्या हो गई, दोनों निम्न स्तर पर पहुंच गए। तो ये जितनी भी अवस्थाएं हैं, इन सभी देशों को जिस प्रकार से विभिन्न देश आर्थिक विकास की अवस्थाओं से गुजरते हैं, उसी प्रकार से विभिन्न देश क्या हैं, इस जनसंख्या की अवस्थाओं से भी उनको गुजरना पड़ेगा। हो सकता है प्रथम अवस्था में अधिक समय लगे, द्वितीय में अधिक समय लगे, तो वो चीज़ एक अलग है, लेकिन जितने भी देश हैं उनको इन सभी विकास की अवस्थाओं से गुजरना पड़ेगा। जिस प्रकार से देश विकास की अवस्थाओं से गुजरते हैं, उसी प्रकार से जो जनसंख्या की अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं से भी विभिन्न देशों को गुजरना पड़ेगा। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का जो मॉडल था, सर्वप्रथम किसने दिया था, वारेन थॉम्पसन ने दिया था। वारेन थॉम्पसन ने दिया था, और दिया कब था, 1929 में दिया था, 1929 में दिया था। जनांकीय संक्रमण का जो मॉडल था, वारेन थॉम्पसन ने दिया था, 1929 में दिया था। और जनांकीय संक्रमण जो शब्द है, उसका प्रयोग सर्वप्रथम नोटेस्टीन ने किया था। देखिए क्या होता है, यह जो सिद्धांत है पश्चिमी यूरोप के देशों पर आधारित है, जिसमें प्रत्येक देश में उच्च जन्म दर और मृत्यु दर की अवस्था से लेकर निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर की अवस्था तक उसको पहुंचना पड़ता है। हम कह सकते हैं कि परंपरागत या कृषि आधारित अर्थव्यवस्था से विकास करके समाज एक औद्योगिक और नगरीय समाज में परिवर्तित होता है, जिसके साथ साथ उसकी जनांकीय संरचना में भी क्या आता रहता है, परिवर्तन आता रहता है। कि परंपरागत जो कृषि है, उस अर्थव्यवस्था से लेकर आधुनिक समाज में वह परिवर्तित होता है। जितनी अवस्थाओं से गुजरता है, उन अवस्थाओं के साथ साथ वह जनांकीय संक्रमण की अवस्थाओं से भी गुजरता है, या कह सकते हैं कि जनसंख्या या जनांकीय संरचनाओं की अवस्थाओं से भी उसको गुजरना पड़ेगा। देखिए क्या होता है, जब जो प्रथम अवस्था होती है, विभिन्न देशों में एक ही प्रकार की पाई जाती है, उच्च जन्म दर पाया जाता है और मृत्यु दर भी उच्च पाई जाती है, जिससे जनसंख्या में अधिक वृद्धि नहीं होती है। तो इन्होंने यही कहा कि जो परंपरागत कृषि अर्थव्यवस्था है, उससे लेकर आधुनिक समाज की जो अर्थव्यवस्था है, वहाँ तक क्या पाई जाती है, वहाँ तक परिवर्तन पाया जाता है। और उसी प्रकार से जो जितना विकास की अर्थव्यवस्था में समय लगता है, उतना ही उसी प्रकार की विकास की जो अवस्थाएं होती हैं, वो जनसंख्या के जो संक्रमण सिद्धांत है उसमें भी पाई जाती हैं। देखिए एक बार हम इसकी बात करेंगे कि क्या कारण है या कौन कौन सी अवस्थाएं पाई जाती हैं, और उसमें उन अवस्थाओं में हम किसकी बात करेंगे कि जो कुल जनसंख्या है वह किस प्रकार की उसमें परिवर्तन देखने को हमें मिलते हैं। जो टोटल जनसंख्या है उसमें हमें किस प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलेंगे। देखिए ये हमने बात करी प्रथम अवस्था की। देखिए नीचे हम दर्शाएंगे समय को। समय यहाँ कुछ भी निश्चित नहीं है, क्योंकि देखिए प्रत्येक देश को अपना विकास करने के लिए अलग अलग समय लगता है। कोई जो देश है 50 वर्षों में अपना विकास कर लेता है, किसी को 65 वर्ष लगते हैं, किसी को 100 वर्ष लगते हैं और किसी को 200 वर्ष लगते हैं। तो यहाँ समय निश्चित नहीं है कि कौन सा देश प्रथम द्वितीय अवस्था में कितना समय लगाएगा। इधर हमने प्रदर्शित की है जन्म दर और मृत्यु दर को हमने प्रदर्शित किया है। जन्म दर और जो मृत्यु दर होती है प्रति हजार में हमने क्या किया है, उसको प्रदर्शित किया है। देखिए प्रथम अवस्था होती है, इसमें हमने 3 लाइनों को अकॉर्डिंग प्रदर्शित किया है। ये है हमारी कुल जनसंख्या, ये वाली जो डैश डैश है ये है मृत्यु दर को प्रदर्शित कर रही है, और ये क्रॉस करके जो लाइन खींची है ये जन्म दर को प्रदर्शित करती है। प्रथम जो अवस्था है उच्च जो उतार चढ़ाव की अवस्था मानी जाती है। इसमें क्या होता है, देखिए जन्म दर क्या है, उच्च है, मृत्यु दर भी क्या है, उच्च है, और जो कुल जनसंख्या है उसमें अधिक परिवर्तन नहीं आता है, क्योंकि जितने ही पैदा होते हैं उसके साथ उतने ही मर भी जाते हैं, इसलिए जो कुल जनसंख्या है उसमें अधिक परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। तो जो प्रथम अवस्था है हम उसको क्या कहेंगे, उच्च उतार चढ़ाव की अवस्था। जो प्रथम अवस्था है उसको हम क्या कहेंगे, उच्च उतार चढ़ाव की अवस्था। इस अवस्था में जो जनसंख्या होती है उसमें प्राकृतिक कमी पाई जाती है, नेचुरल अपने आप उसमें क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है, क्योंकि जिस अनुपात में जनसंख्या बढ़ रही है उस अनुपात में जनसंख्या कम भी हो रही है। अब जनसंख्या कम होगी तो जो जनसंख्या में जो प्राकृतिक क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। सेकंड अवस्था की बात करें, सेकंड अवस्था में क्या होता है, जो कुल जनसंख्या उसमें बढ़ोतरी होगी। क्यों होगी, यहाँ देखिए आपने क्या है,
जन्म दर तो द्वितीय अवस्था में उसी अनुपात में रहती है, जन्म दर में कोई कमी नहीं होती, जन्म दर तो उसी अनुपात में बढ़ती है, लेकिन चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार करके मृत्यु दर में क्या कर लेते हैं, कमी कर लेते हैं। देखिए यहाँ हमने क्या दिखाया, मृत्यु दर में कमी। देखिए जो भी देश इस संक्रमण की द्वितीय अवस्था से गुजरेगा उसमें किस प्रकार की स्थितियां मिलेंगी कि जन्म दर तो उसी अनुपात में बढ़ेगी, लेकिन मृत्यु दर में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। मृत्यु दर में कमी आ जाएगी तो जनसंख्या, जो कुल जनसंख्या है उसमें बढ़ोतरी दर्ज होगी। जो भी देश द्वितीय अवस्था से गुजर रहा है तो उसकी क्या होगी कि जन्म दर तो उसी अनुपात में रहेगी, लेकिन मृत्यु दर में कमी आने से जो कुल जनसंख्या है, कुल जनसंख्या में बढ़ोतरी होगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि हो रही है, कि जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि हो रही है। प्रसरणशील, चेंज होती रहती है। तीसरी अवस्था की बात करें, तीसरी जो अवस्था है इसमें मृत्यु दर में तो देखिए हमने कमी कर ली, अब उससे अधिक कमी मृत्यु दर में नहीं होगी। हम क्या करेंगे, जन्म दर में कमी करेंगे। मृत्यु दर भी कम है, जन्म दर में क्या होता है, तेजी से कमी आती है। जैसे ही हम जन्म दर को भी कंट्रोल कर लेंगे तो जो हमारी जनसंख्या है वो क्या होगी, पहले तो बढ़ेगी और फिर क्या हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी। पहले तो जनसंख्या बढ़ेगी, उसके बाद क्या हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी। कारण क्या है, क्योंकि मृत्यु दर पहले से नियंत्रित थी, जन्म दर को हमने क्या कर लिया, नियंत्रित कर लिया। इसलिए पहले तो क्या थी, जैसे जिस अनुपात में मृत्यु दर नियंत्रित होती है उसी अनुपात में जनसंख्या स्थिरता की ओर बढ़ती जाती है। यहाँ देखिए जैसे जैसे मृत्यु दर में कमी आती है उसी अनुपात में जनसंख्या वृद्धि में भी कमी आती जाती है, और एक समय ऐसा आता है कि वो स्थिरता, स्थिर मतलब सीधी लाइन है तो उसमें बढ़ोतरी हो रही है और न उसमें कमी दर्ज हो रही है। चौथी अवस्था की अगर हम बात करें, इसमें क्या होती है, जनसंख्या माइनस में आना प्रारंभ हो जाते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो जनसंख्या है उसमें स्थिरता आनी प्रारंभ हो जाती है। यूरोप के बहुत सारे ऐसे देश हैं जो चतुर्थ अवस्था से गुजर रहे हैं। भारत तीसरी अवस्था में है, भारत तीसरी अवस्था में। तो चौथी अवस्था में क्या होता है, जनसंख्या बढ़ोतरी न के बराबर होती है या ऋणात्मक जो वृद्धि होना प्रारंभ हो जाती है, कि जो जनसंख्या है उतनी जनसंख्या भी नहीं बचती है। कारण क्या है, देखिए क्या है, मृत्यु दर को तो बिल्कुल स्थिर कर लिया, मृत्यु दर में क्या आ गई, कमी आ गई, लेकिन जन्म दर में कभी बढ़ोतरी हो जाती है और कभी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इस प्रकार से क्या होता है, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों नियंत्रित होने से दोनों निम्न स्तर, देखिए ये बिल्कुल निम्न स्तर पे आ गई हैं। जो जन्म दर और मृत्यु दर हैं वो क्या आ गए, दोनों निम्न स्तर पर आ गए, 10, 12, 15 से नीचे आ गए, 10 के आसपास आ गए। तो जैसे ही जन्म दर और मृत्यु दर कम होंगे तो जनसंख्या क्या हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी। तो इस मैप को आप अच्छे से बनाना, इस डायग्राम को, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम इस डायग्राम को देखकर जितनी भी अवस्थाएं हैं उन सभी अवस्थाओं के बारे में हम बता सकते हैं। तो जो चौथी अवस्था है, देखिए हमने क्या कहा, निम्न उतार चढ़ाव की अवस्था। थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हो रहा है जन्म दर में, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हो रहा है, उसी अनुपात में हमारी जनसंख्या में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो रहा है। तो यही कारण है कि जो चौथी अवस्था आती है उसमें जनसंख्या जो बढ़ोतरी है वो न के बराबर होती है, या हम कह सकते हैं कि जनसंख्या बढ़नी बंद हो जाती है। तो कह सकते हैं जनसंख्या स्थिरता की ओर चलना प्रारंभ कर देती हैं। तो ये थी हमारी जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की अवस्थाएं। मोस्टली जो विद्वान हैं, अधिकांशतः जो विद्वान हैं वो जनसंख्या संक्रमण की 3 से 5 अवस्थाएं मानते हैं। ऐसा फिक्स नहीं है, कुछ जो विद्वान हैं वो 3 अवस्थाएं मानते हैं, कुछ ऐसे विद्वान हैं जो अवस्थाएं कितनी मानते हैं, 5 अवस्थाएं मानते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि यह जो सिद्धांत है प्रत्येक देश को इन अवस्थाओं से गुजरना पड़ेगा, चाहे विश्व का कोई भी देश हो, उन सभी देशों को इन अवस्थाओं से गुजरना पड़ेगा। कि प्रथम अवस्था ये आएगी, द्वितीय अवस्था ये आएगी, तृतीय अवस्था ये आएगी। हो सकता है कि जो अवस्था आए उसके समय में अंतर अवश्य मिलेगा, लेकिन विश्व के सभी देशों को इन अवस्थाओं से गुजरना पड़ेगा। देखिए क्या होती है कि अगर प्रथम अवस्था की बात करें, प्रथम अवस्था में कौन कौन से देश हैं, नाइजर और माली अफ्रीका के देश हैं, जहां जन्म दर अधिक पाई जाती है और मृत्यु दर भी क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। जन्म दर पाई जाती है 48 प्रति हजार, ठीक है, नाइजर की सबसे अधिक पाई जाती है। दूसरी अगर हम माली की बात करें 45 प्रति हजार। द्वितीय अवस्था की बात करें, घाना है, ग्वाटेमाला है, इराक है, ये द्वितीय अवस्था में है जहां जनसंख्या विस्फोट की स्थिति बनी हुई है। कारण क्या है, जो जन्म दर है 30 से लेकर
30-31 ये आसपास पाई जाती है। जो मृत्यु दर है वह 4 से 8 के मध्य पाई जाती है। तीसरी जो अवस्था है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि भारत जनसंख्या संक्रमण की कौन सी अवस्था में चल रहा है, तो भारत तृतीय अवस्था में है। भारत जनसंख्या संक्रमण की तीसरी अवस्था में है। मृत्यु दर में तो कमी कर रखी है, लेकिन जन्म दर में भी क्या हो रही है, धीरे धीरे उसी अनुपात में क्या कमी की जा रही है। आपने देखा होगा हम दो हमारे दो एक का नारा, जिससे जो जन्म दर है उसमें क्या की जा रही है, कमी की जा रही है। तो भारत जो है इस संक्रमण की, जनसंख्या संक्रमण की तीसरी अवस्था में है। भारत है, मोरक्को है, मलेशिया है, जहां जन्म दर की हम बात करें 20 प्रति हज़ार है, और मृत्यु की बात करें, मृत्यु दर की बात करें 6 प्रति हज़ार भारत की मृत्यु दर पाई जाती है। चतुर्थ अवस्था की हम बात करें, चतुर्थ अवस्था में वो देश हैं जहां जन्म और मृत्यु दर दोनों ही क्या पाए जाते हैं, कम पाए जाते हैं। देखिए जन्म और मृत्यु दर दोनों क्या है, बिल्कुल कम है, लेकिन अगर हम कुल जनसंख्या की बात करें बिल्कुल स्थिरता की ओर है, या हम कह सकते हैं कि और जो है उसमें भी क्या आती जा रही है, जनसंख्या में कमी आती जा रही है। चौथी अवस्था की बात करें, जर्मनी है, ब्राज़ील है, जापान है, ये जो देश हैं वो जनसंख्या संक्रमण की चतुर्थ अवस्था में हैं। तो इन देशों में जो जनसंख्या है वो वर्तमान समय में जो जनसंख्या है उससे भी आगे भविष्य में कम जनसंख्या पाई जाएगी। यह हम कह सकते हैं कि ब्राज़ील है, जर्मनी है, जापान है, ऐसे देश हैं जहां पर जनसंख्या जो वृद्धि है वो न के बराबर है, क्योंकि इन क्षेत्रों में जनसंख्या में बढ़ोतरी नहीं होती है। कारण क्या है, क्योंकि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही निम्न पाए जाते हैं, जिसके कारण इसमें जनसंख्या में वृद्धि नहीं होती है। बात करते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे कि इसमें कौन कौन सी अवस्थाएं आती हैं और उसको हम किस प्रकार से एक्सप्लेन करेंगे कि समाज में यह परिवर्तन विभिन्न अवस्थाओं में आता है। समाज में, विभिन्न समाजों में यह परिवर्तन विभिन्न अवस्थाओं में आता है। कोई प्रथम अवस्था में, कोई द्वितीय अवस्था में, कोई समाज तृतीय अवस्था में, या कोई देश चतुर्थ अवस्था में है। अलग अलग देशों में अलग अलग अवस्थाएं पाई जाती हैं। जितने भी विद्वान हैं उन्होंने इसकी अलग अलग कह सकते हैं कि अवस्थाएं बताई हैं। मोस्टली जो विद्वान हैं उन्होंने इसकी 3 अवस्थाएं बताई हैं, और कुछ ने इसकी 5 अवस्थाएं भी बताई हैं। प्रथम अवस्था की अगर हम बात करें, देखिए क्या होती है प्रथम जो अवस्था है उसकी मुख्य विशेषताएं क्या है कि कोई भी समाज लगा लीजिए, उसकी मुख्य विशेषता क्या है, उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, देखिए जन्म दर भी अधिक है, मृत्यु दर भी अधिक है। प्रथम जो अवस्था है उसकी यह मुख्य विशेषता पाई जाती है कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्या पाई जाती हैं, उच्च पाई जाती हैं। जनसंख्या वृद्धि दर नीची रहती है लेकिन परिवर्तनशील रहती है। देखिए कुल जनसंख्या है वो नीची है, कम है, लेकिन परिवर्तनशील है, थोड़ी बहुत कभी बढ़ गई और कभी घट गई, क्योंकि यह जो अवस्था है इसमें महामारियाँ, बीमारियाँ इतनी फैलती हैं जिसके कारण जो मृत्यु दर है वो भी अधिक पाई जाती है और जन्म दर भी अधिक पाई जाती है, जिसके कारण जो कुल जनसंख्या है उसमें बहुत अधिक परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। तो इस प्रकार की जो कुल जनसंख्या है वह परिवर्तनशील पाई जाती है। हम कह सकते हैं कि यह पारंपरिक जो कृषि है आधारित समाज की मुख्य विशेषता होती है। इस प्रकार की जो विशेषता पाई जाती है वो मुख्यतः कृषि प्रधान जो समाज या कृषि प्रधान जो देश हैं उनमें मुख्य रूप से अवस्था पाई जाती है। दूसरी अवस्था होती है मृत्यु दर में तेजी से क्या पाई जाती है, उसमें कमी पाई जाती है। और वैसे जन्म दर में भी क्या पाई जाती है, धीरे धीरे कमी पाई जाती है, परंतु जन्म दर में कमी बहुत धीमी गति से होती है। सॉरी, द्वितीय अवस्था की बात करें तो द्वितीय अवस्था में जन्म दर में भी धीरे धीरे कमी होना प्रारंभ हो जाती है, लेकिन यह कमी इतनी धीरे होती है कि बहुत कम धीमी गति से क्या होती है, जन्म दर में कमी पाई जाती है। लेकिन जो द्वितीय अवस्था है उसमें मृत्यु दर में तीव्रता से कमी पाई जाती है। कह सकते हैं कि परिणाम क्या होता है, जन्म दर में कमी बहुत धीमी गति से पाई जाती है, परिणाम स्वरूप जन्म दर और मृत्यु दर के बीच विशाल अंतर पाया जाता है। देखिए यहाँ दोनों पास पास थे, लेकिन जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में विशाल अंतर पाया जाता है, क्योंकि जन्म दर उसी अनुपात में बढ़ रही है, बहुत कम गति से क्या पाई जाती है, उसमें कमी पाई जाती है। लेकिन मृत्यु दर में क्या पाई जाती है, भारी कमी पाई जाती है, क्योंकि चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार होने से क्या होता है, चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार होने से मृत्यु दर में क्या की जाती है, कमी कर दी जाती है। नेक्स्ट बात हम कहें कि इस प्रकार के परिवर्तन के लिए लोगों की भाग्यवादी जो परंपरा होती है, मनोवृत्ति होती है, उसमें बदलाव लाना बहुत आवश्यक होता है। जो पिछड़ी अवस्था के देश होते हैं उनमें देखिए क्या होती है, जहाँ कृषि क्या होती है, आय का मुख्य साधन होती है। तो ऐसे जो क्षेत्र होते हैं, ऐसे जो देश होते हैं
जहाँ कृषि ही आय का मुख्य साधन होती है वहाँ जनसंख्या वृद्धि दर अधिक पाई जाती है। प्रथम अवस्था की यह विशेषता है कि वहाँ पर जो खेती पाई जाती है, जो मुख्य व्यवसाय पाया जाता है, कौन सा पाया जाता है, कृषि पाया जाता है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पाई जाती है। द्वितीय क्रियाओं का लगभग अभाव पाया जाता है, किसी भी प्रकार के कोई उद्योग धंधे नहीं होते हैं और तृतीय क्रियाएं तो देखने को ही नहीं मिलती हैं। तो कह सकते हैं द्वितीय क्रियाओं का अभाव पाया जाता है, तृतीय क्रियाएं तो देखने को ही नहीं मिलती हैं। प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, कम होती है। संयुक्त परिवार प्रथा पाई जाती है और प्रथम अवस्था में जो जन्म दर होती है 46 से 48 प्रति हजार तक पाई जाती है। देखिए जन्म दर और मृत्यु दर को हम प्रतिशत में नहीं, किसमें, जन्म दर और मृत्यु दर को प्रति हजार में प्रदर्शित करते हैं। कह सकते हैं कि इस तरह मृत्यु दर अधिक होने से क्या होता है कि इस अवस्था को उच्च स्थिरता की अवस्था कहा जाता है। जन्म दर और मृत्यु दर अधिक होने से इस अवस्था को उच्च स्थिरता की अवस्था कहा जाता है। जो प्रथम अवस्था है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी अवस्था को उच्च स्थिरता की अवस्था कहा जाता है, तो प्रथम अवस्था को उच्च स्थिरता की अवस्था कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें मृत्यु दर अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे द्वितीय अवस्था की। देखिए द्वितीय अवस्था में क्या होता है, द्वितीय अवस्था में जन्म दर में कुछ कमी आती है, बिल्कुल कम कमी आती है, लेकिन मृत्यु दर में बहुत अधिक कमी आती है, जिसके कारण क्या होता है, जो जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि पाई जाती है, जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि पाई जाती है। इसकी हम बाकी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज का आपके क्वेश्चन सुनिए कि जनांकीय संक्रमण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, ठीक है। और जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का जो मॉडल था 1929 में किसने दिया था। दोनों क्वेश्चनों का आप मुझे कमेंट करके आंसर देंगे। और तीसरा क्वेश्चन बताएंगे कि भारत जनसंख्या संक्रमण की कौन सी अवस्था में है, ठीक है। आप तीनों क्वेश्चनों का मुझे कमेंट करके आंसर दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।